अच्छा, मनी एंड बैंकिंग ये टॉपिक है। मनी वाला पार्ट हमने किया, है ना। बैंकिंग है, हम बैंक स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, कि बैंक है क्या, एक्चुअली बैंक होती क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझें कि बैंक का क्या सिस्टम है। अच्छा, क्या बोलते हो, बैंक कब से स्टार्ट हुई होंगी? हाँ, आ जाओ जल्दी। बैंक कब से स्टार्ट हुई होंगी? बैंकिंग सिस्टम कितना पुराना है? बहुत पुराना है। 50 साल? 50 साल पुराना, 60 साल, 80, 100? और कर लें? अच्छा, जरा फोकस, सुनो बातें नहीं, अलग बैठाने की जगह तो है नहीं, भारी ऑप्शन है। हाँ जी। अच्छा, बैंक जो है, बैंक का सिस्टम थोड़ा बहुत नहीं बेटा, बैंक का बहुत पुराना सिस्टम है। लगभग ये मान के चलो कि 1785, 1795, ये वो टाइम पीरियड था बेटा जब जब इंडिया में ब्रिटिशर्स एस्टाब्लिश हो रहे थे। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज। ठीक है, ब्रिटिशर्स एस्टाब्लिश हो, सब नहीं, है ना, ब्रिटिशर्स एस्टाब्लिश हो रहे थे। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था बेटा कि अपने इंडिया में बैंक आना चालू हुई। अगर हम एक सिंपल सी बात बोलें तो बैंक का क्या सिस्टम रहा? बैंक ये सिस्टम है कि भाई, हम वही बोलते हैं ना कि अंग्रेज लूट के ले गए। ठीक है, पहले लूट के रखा भी तो होगा। कहाँ रखेंगे? लूट के पहले बैंकों में रखा, फिर बैंक में रख के फिर ले गए आराम से। पहले इकट्ठा भी तो करेंगे कि 5 रुपए लगे हाथ और भिजवा दिए सीधे, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने बैंकिंग सिस्टम डेवलप किया। अच्छा, मतलब अगर मैं अगर मैं बोलूं कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले ब्रिटिशर्स, ये किसने एस्टाब्लिश करी है? ये ब्रिटिशर्स ने एस्टाब्लिश करी है, लगभग 1805। आप जरा टाइम देखो, 1805, लगभग कम से कम कितने, 250 साल हो गए बेटा। ठीक है, मतलब तब से बैंकिंग सिस्टम एस्टाब्लिश होना चालू हुआ। पहले इंपीरियल बैंक हुआ करती थी एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक हुआ करती थी। तो बेटा बैंक का इतिहास अभी 50-100 साल पुराना नहीं है। सबसे पहली चीज, बैंक हमारे इंडिया में लगभग ये मान के चलो कि 1800 के आसपास ही आना चालू हुई थी। ऑन एन एवरेज आइडिया लेके चलो कि 1800 के आसपास बैंक इंडिया में आना चालू हुई थी, इतना पुराना हो रहा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये मान के चलो कि 1935, ये ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1935। अच्छा, 1935 में ऐसे बहुत सारे काम हुए। इस वक्त देश आज़ाद हो गया था क्या? इस वक्त देश आज़ाद नहीं हुआ था बेटा 1935 में। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम हुए कि जिससे हमें मालूम पड़ गया था कि देश आज़ाद होने वाला है। जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की बैंक थी। अच्छा, इसके पीछे भी कहानी है कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1806, 1806 से बेटा लगभग ये मान के चलो, एसबीआई, एसबीआई पर नाम पुराना था इसका, इंपीरियल बैंक हुआ करता था इसका नाम, है ना, इंपीरियल बैंक। तो लगभग बेटा इतने पुराने टाइम पीरियड से लगभग ये बैंक एसबीआई काम कर रही थी, और थोड़ी बहुत बड़ी बैंक नहीं थी बेटा, बहुत बड़ी बैंक हो चुकी थी ये। 1935 में इंपीरियल बैंक से पूछा गया, इंपीरियल बैंक से पूछा गया कि अब जब देश आज़ाद हो जाएगा तो आरबीआई, उस वक्त आरबीआई नहीं थी, सबसे पहला ऑफर किसको बना दिया गया? एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। उसको ऑफर दिया गया कि भाई देश की जितनी भी बैंकिंग है उनकी बागडोर आप संभाल लोगे क्या? एसबीआई से पूछा गया। और जैसे कि एसबीआई में हमेशा होता है, लंच के बाद आना, है ना। तो वही 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 बात, मतलब कुल मिला के एसबीआई ने यही कहा बिजी है कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? फिर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। अगर एसबीआई एक्सेप्ट कर लेती ना ये काम, तो फिर आरबीआई बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। ठीक है, लेकिन वही एसबीआई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया कब? 1935 में। ठीक है। अच्छा, आरबीआई का मतलब क्या था? आरबीआई का मोटिव क्या था? आरबीआई का मोटिव था कि भाई देखो, देश आज़ाद होगा, पैसों की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले तो अंग्रेजों के रुपए चल रहे होंगे ना, हमारे यहाँ अपना रुपी करेंसी भी तो आनी आनी थी। अपने नोट अलग है ना, गांधी जी प्रिंट है उस पर, है ना। तो ये सिस्टम कौन लेके आएगा? समझ के बात को, इसके लिए भी तो आरबीआई की जरूरत थी। और हमने मनी चैप्टर में पढ़ा भी था
कि जितनी भी करेंसी है वो हैं नोट हैं, जितनी भी पेपर करेंसी है वो कौन इशू करता है? वो आरबीआई इशू करती है। 1 रुपए के नोट को छोड़ के 1 रुपए का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। बाकी जितने भी नोट हैं पेपर करेंसी है वो कौन इशू करता है? वो कौन प्रिंट करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई समस्या? हाँ जी। तो आरबीआई की जरूरत महसूस हुई कि देश आज़ाद हो जाएगा तो देश चलेगा कैसे? पैसों से। और पैसे कौन प्रिंट करेगा? पैसे कौन प्रिंट करेगा? आरबीआई प्रिंट करेगी। तो 1935 में फिर आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? चलिए, अच्छा, फिर आता है 1949। देश आजाद तो ही गया था बेटा 1947 में। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। आरबीआई तो आ चुकी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश में, मतलब वो तो ऑलरेडी था, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बैंक कैसे काम करेंगी इसके लिए जो कानून बना वो बेटा 1949 में आया, 1949 में। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जितने भी बैंकें थीं वो सारी बैंकें धीरे धीरे नेशनलाइज करना चालू कर दी। 1956 के आसपास कई सारी बैंकें जो थी वो मतलब उनके जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक से नाम एसबीआई का हुआ 1956 के आसपास। 1956 के आसपास कई सारी बैंकें पिक्चर में आना चालू हुई। ठीक है, अच्छा, फिर 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ, पाकिस्तान वॉर। और जैसे कि इतिहास गवाह है ना, जीत तो पाया नहीं कभी पाकिस्तान, लेकिन फिर भी पाकिस्तान वॉर हुआ। और पाकिस्तान वॉर में बेटा अच्छा नुकसान हमें बहुत हुआ। अब तो खैर बहुत डेवलप्ड है अपन, लेकिन फिर भी क्या है कि उस वक्त 1965 में बेटा नुकसान बहुत हुआ। अच्छा, वो जो लॉस था वो लॉस इतना ज़्यादा था। अच्छा, कोई भी समस्या आती है ना, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बेटा देश में गवर्नमेंट की मदद कौन करता है? मदद करती है बैंक। अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड है, कोविड के टाइम पे इकोनॉमी देश में मतलब काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब हुई, तो फिर मोदी जी ने 2 लाख करोड़ रुपए लिए थे। किससे लिए? आरबीआई से लिए, बैंक से लिए, है ना। कोविड में पैसों की जरूरत जब सरकार को पड़ी तो किससे लिए गए वो पैसे? आरबीआई से। अच्छा, जब इस वक्त पैसों की जरूरत पड़ी ना बेटा वॉर के टाइम पे, उस वक्त हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, इसलिए और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बात समझ रहे हो? 1965 में मतलब हमारी बैंकें इतनी तरीके से डेवलप नहीं थी। गवर्नमेंट समझ गई कि भाई ऐसे नहीं हो सकता काम, इसलिए बेटा 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइज कर देना बैंक। नेशनलाइज मतलब अच्छा, ये इतने सारे जो ईयर साल बता रहा हूँ ना मैं, ये कभी भी कोई भी टॉपिक होता है हम हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये 1 मार्क्स के लिए तैयारी रहती है बेटा, क्योंकि 1 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन बेटा खूब आते हैं कि कौन से ईयर में, तो कौन से ईयर में, ये वाले ईयर में। और एक थोड़ी क्लैरिटी भी आती है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या क्या जो भी है, क्लैरिटी भी आती है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट याद करने ये सारी चीज़ें, पर दिमाग में सेट करो, धीरे धीरे 2-4 बार पढ़ोगे तो अपने आप ये दिमाग में सेट होना चालू हो जाएंगे, ये ईयर कौन से क्या ईयर है। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। तो बेटा 1969 में बैंक अच्छा, हर चीज़ के पीछे कारण है, रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं अगर आपको बता रहा हूँ 1969 में बैंक नेशनलाइज हुई हैं। नेशनलाइज हुई मतलब राष्ट्र को समर्पित, नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण, बैंकों का मतलब राष्ट्रीयकरण कर देना, बैंकों को डेडिकेट कर देना। किसको? देश को। बैंक किसके लिए है? देश के लिए तो है। देश अलग हो जाएंगे क्या बेटा? इस वक्त पैसे मांगे थे गवर्नमेंट ने बैंकों से, और बैंक ने बोल दिया था हमारे पास नहीं है पैसे। आप बात समझना कि इससे ज़्यादा कब पैसों की जरूरत पड़ सकती थी। अच्छा, इससे पहले जो बैंकें थी वो प्राइवेट सेक्टर के पास थी, प्राइवेट सेक्टर के पास। प्राइवेट सेक्टर पैसा देगा क्या? प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं देगा। देश पे किसी प्रकार की विपत्ति आएगी तो हम प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर तो जितना दे जितना करे, ये तो उसकी मर्जी है। कोविड था, कोविड पे हम प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा कर सकते थे क्या? वो तो जो भी करेगी गवर्नमेंट करेगी। ऐसी जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो गवर्नमेंट हेल्प करती है बेटा, गवर्नमेंट का मेन इशू है। क्लियर हुआ?
इसलिए जितनी बैंकें थी 1965 के बाद समझ में आ गया था कि भाई ऐसे बात नहीं बन पाएगी। अच्छा, आज की डेट में अगर हम बोले बैंक पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है, बैंक पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है। इकोनॉमी चल किसके दम पे रही है? बैंक में। हम बैंकिंग सिस्टम के बिना कुछ इमेजिन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते बैंकिंग सिस्टम के बिना इमेजिन। इसलिए क्या था, ये चीज़ समझ में आ गई थी उस टाइम पे बेटा कि बैंकों की जरूरत पड़ेगी और बैंक गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इसलिए जितनी भी बैंकें थी ना बेटा, 1969 में बैंकों का नेशनलाइज कर दिया गया और बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर की बैंक बहुत सारी, उन सबको मिला के टोटल 14 बैंक बना दी गई। टोटल ओवरऑल कितनी? 14 बैंक्स बनाई गई, 14 बैंकें बनाई गई। 14 बैंक थी वो नेशनलाइज कर दी, 14 बैंक नेशनलाइज कर दी, है ना। अच्छा, धीरे धीरे और बढ़ते चले गए, लेकिन यहाँ से हमारे इंडिया में बैंकिंग की शुरुआत हुई, है ना। और जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट किसके ऊपर? डेवलपमेंट का जो दामोदार है बेटा आज भी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर है। बैंकिंग के ऊपर कहीं ना कहीं भाई बैंक डेवलप करेंगी। डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा? अगर कोई बोले कि भाई डेवलपमेंट है, अगर हम बोलें कि डेवलपमेंट करना है देश में, जैसे डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट कैसे होता है? ओबीसी बात है बेटा, जहां पैसा होगा वहां डेवलपमेंट होगा, है ना। पैसा होगा तो डेवलपमेंट होगा, विदाउट मनी तो डेवलपमेंट हो नहीं सकता। और ये बात में बेटा कोई शक नहीं है कि भारत, कहते हैं ना सोने की चिड़िया था, मैं तो कहता हूँ था, है और रहेगा, कुछ नहीं बिगड़ना, है ना। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे पास जो यहाँ पे जैसे अगर देखा जाए फार्मिंग बहुत मतलब डेवलप्ड है और बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम पे है। कई सारे कारण है, उसको अपन कभी आराम से और डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी पैसे की कमी नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो पैसा है ना, वो पैसा लोग बाग रखते कैसे थे? पैसा जैसे अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है राम, इसके पास 1969 में अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं, 1969 में अगर उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उस वक्त वो 1 लाख रुपए कहाँ रखेगा? घर में रखेगा? घर इतने होते थे सेफ्टी लायक कि घर किसी प्रकार की कैसे भी सेफ्टी हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेफ्टी इतनी थी नहीं, है ना। तो कहाँ ये 1 लाख रुपए कहाँ रखने वाला? राम घर में रखने वाला है क्या? जमीन के अंदर गाड़ देते थे। जो भी पैसा आया, जो भी जैसा भी है, जमीन में गाड़ दिया। अच्छा, जमीन में गाड़ने से डेवलपमेंट हुआ क्या? जमीन में गाड़ने से कोई डेवलपमेंट नहीं है। अच्छा, फिर पिक्चर में क्या होता है? पिक्चर में, अच्छा ये चीज़ें मालूम थी लोगों को, ये चीज़ें मालूम थी। फिर क्या होता है? पिक्चर में बैंक आती है, बैंक आके बोलती है कि भाई आप जो पैसा 1 लाख रुपए जमीन में गाड़ रहे हो ना, वो हमें दे दो, वो हमें दे दो। ठीक है, आप हमारे पास 1 लाख रुपए रखोगे, आप हमारे पास 1 लाख रुपए रखोगे, इसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट, नाम ही बेटा इंटरेस्ट है, सुन के इंटरेस्ट आने लग जाता है ना। नाम ही इंटरेस्ट है, तभी तो इंटरेस्ट आया। वो कहेंगे आपके पास रख के हम क्या करेंगे? बेटा उस वक्त 20% इंटरेस्ट दिया है। अगर आप 1 लाख रुपए बैंक में रख रहे हो तो बैंक आपको 20,000 तक, 20,000 रुपए तक इतना इंटरेस्ट पे किया गया है। और आज भी कई इकोनॉमी है जहाँ पे ये नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर, क्योंकि देश अगर अंडर डेवलप्ड है। अच्छा, अमेरिका वगैरह इन सब के इंटरेस्ट रेट वगैरह देखोगे तो और कम मिलेंगे, ये डेवलप है, वहाँ पे बहुत पैसा है, तो बैंक इतना अच्छे ऑफर नहीं देती। अगर आप देखोगे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या इंटरेस्ट रेट हुआ करते थे? 11%, 10-11% नॉर्मल थे। जैसे जैसे इकोनॉमी में पैसा बढ़ता है ना, इंटरेस्ट रेट कम होता है ना। क्यों? क्योंकि बैंक, अब हर किसी के पास पैसा है, बैंक किस किस को ब्याज देगी? इंटरेस्ट कम कर देंगे। अमेरिका वगैरह में हर किसी के पास पैसा है, वो बैंक में रखेंगे, बैंक किस किस को ब्याज देगी? बात समझ रहे हो? कॉन्सेप्ट समझना। अच्छा, देश अगर गरीब है तो बैंकों के पास पैसा ही नहीं है, तो बैंक क्या करती है? उनको लुभाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे इंटरेस्ट देती है। अब जैसे राम से बोलते कि 1 लाख रुपए बैंक में लाके रख दो, क्या राम रखता? राम नहीं रखता। ठीक है, क्यों? भाई मतलब हमारे पास ज़्यादा सेफ है। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसी बैंक ने बोला कि भाई 20,000 रुपये मिलेंगे, तो थोड़ा राम के मन में लालच आया,
कि भाई एक काम करते हैं, चलो बैंक के पास पैसे रख लेते हैं, इंटरेस्ट मिलेगा। उसको केवल शक इसी बात का था ना कि मैं इनको पैसे दूंगा, ये पैसे लेके भाग जाएंगे। केवल राम को यही तो शक था। इसके लिए कागज पे जो नोट थे, नोट पे लिखा गया ना, गवर्नर ने साइन करके कि मैं धारक को इतने इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, लिखा है ना वहाँ पे नोट पे। तो वो सब क्या है बेटा, वो सब यही पार्ट है। विश्वास जगाया गया कि नहीं भैया पैसे मिलेंगे आपको, आप टेंशन मत लो। क्लियर है सिस्टम? तो राम ने बैंक में पैसे रखना चालू कर दिए। अच्छा, राम ने बैंक में पैसे रखना चालू कर दिए, फिर बैंक ने क्या किया, बैंक ने बिजनेसमैन को ये जो पैसे है ना, बिजनेसमैन को देना चालू कर दिए। पैसा अगर किसी के पास है, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ बेटा, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी समझो, ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है, सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी। अगर आपके पास पैसा है तो आपका डेवलपमेंट नहीं है। पैसा कब है? पैसा जब सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होगा, मेरे पास से पैसा आपके पास पहुंचा तो वो आपका डेवलपमेंट कर जाएगा, आपके पास से किसी और के पास पहुंचा उसके पास डेवलपमेंट कर जाएगा, उसके पास से किसी और के पास पहुंचा। वो अगर सपोज करो कि 1 करोड़ रुपए हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए मेरे पास से आपके पास जाए, आपके पास से किसी और के पास, किसी और के पास, किसी और के पास। 1 करोड़ रुपए जहां जहां जाएंगे ना वो डेवलपमेंट करके जाएंगे। वो 1 करोड़ रुपए जहां जहां जाएंगे वो डेवलपमेंट करके जाएंगे। तो इसका मतलब क्या, इसका सीधा सीधा सा मोटिव था, वो 1 करोड़ रुपए जो पैसा है। मैंने आपको बोला ना बेटा, भारत सोने की चिड़िया था या रहेगा। मुद्दा क्या है, इशू क्या है, इशू ये है वो पैसा घूमे, वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। करप्शन वगैरह जब होता है ना, ब्लैक मनी, ब्लैक मनी क्या होता है, वो पैसा ब्लॉक कर दिया आपने। तो अगर वो पैसा ब्लॉक हो गया ना, फिर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। अगर वो पैसा ब्लॉक हो गया तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, ये पैसा चलाने वाला मूवमेंट का जो काम है, वो मूवमेंट का काम किसको दिया गया? वो मूवमेंट का काम बैंकों का था। क्लियर हुआ? वो मूवमेंट का काम किसका था? बैंकों का। बैंक केवल इसलिए बनाई गई कि लोगों से पैसा निकलवाएं, लोगों से पैसा निकलवाएं, ठीक है, और जिनको पैसों की जरूरत है बिजनेसमैन, उनको पैसे दे दें। क्लियर हुआ? तो बैंकों ने क्या काम किया? बैंकों ने यही काम किया कि लोगों से पैसा निकलवाया और बिजनेसमैन को पैसे दिए। हाँ जी, लिखें जरा, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? What are the primary function of bank? पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स अब ये तो बेटा अपने सोच, अपने समझने की बात है कि अपन बोल रहे हैं कि इसका काम क्या था, पैसे निकलवाना। तो क्या लिख देते, फंक्शन ऑफ बैंक में ही लिख देते पैसे निकलवाना, लोगों की जेब से पैसे निकलवाना। बैंकों का क्या काम है? तो पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, लोगों की जेब से पैसे निकलवाना। सुनने में अच्छा लगता है क्या है? मतलब बैंक का, बैंक की वैल्यू होनी चाहिए ना। सुनने में अच्छा लगता है कि लोगों की जेब से पैसे निकलवाने का काम किया जाता है। ठीक है, इसलिए शब्दों को देखो कैसे, वर्ड्स कैसे, शब्दों को किस तरीके से, कि कोई पैसे आके हमारे पास रखना चाहता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स जो आते हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। सेकेंड पॉइंट है ग्रांटिंग लोन, लोन देना। सेकेंड पॉइंट है ग्रांटिंग लोन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। सेकेंड पॉइंट हो गया ग्रांटिंग लोन, लोन ग्रांट करना। अच्छा, कई बार इस तरीके से होगा बेटा, कई बार इस तरीके से होगा कि मतलब अपन
मतलब समझने की बात अलग है कि भाई इस तरीके से समझ रहे हैं, पर जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज वही दिखा जाएगी। क्योंकि जैसे आरबीआई है, अभी आरबीआई के लिए हम लोग दो तीन लैंग्वेज देखेंगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज वो इसी तरीके से आरबीआई की थोड़ी बेइज्जती कर सकते हैं, है ना। तो वो लैंग्वेज इस तरीके की हो जाएगी, हाँ ठीक है, लगेगा कि आपको वहाँ की है, लेकिन काम क्या रहा है, काम यही है, पैसे निकलवाना और पैसे देना, एसेट एंड डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। कोई समस्या बेटा? ये बैंकों का काम रहा। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ धीरे धीरे। कैसे डेवलप हुआ? अब जरा फोकस रहिएगा, है ना। बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, और जिन बैंकों का ये काम था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, इनको बोला गया कमर्शियल बैंक। क्योंकि ये क्या करती हैं, ये एक प्रकार से कॉमर्स मतलब व्यापार कर रही हैं, लोगों से पैसे लेना, ठीक है, और बिजनेसमैन को देना। अब जैसे अगर ये राम से कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट देंगे, और कितना इंटरेस्ट देंगे, 20%, तो ये बैंक क्या करती है, किसी बिजनेसमैन को लोन देंगे, और लोन पे वहां पे पता पड़ा 25% इंटरेस्ट ले लेंगे। 25% इधर से लिया, 25% इधर से लिया, 20% इधर दे दिया, बीच में 5% जो है वो 5% अपने पास रख लिया, है ना। तो बैंक ये क्या कर रही है, ये बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, इसलिए इनको कमर्शियल बैंक बोला गया। कोई समस्या? ठीक है, कमर्शियल बैंक वो बैंक है जो पैसे एक्सेप्ट करती है ना, एक्सेप्ट डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन। कोई समस्या? कमर्शियल बैंक। अच्छा, आप कमर्शियल बैंक में पैसे जमा करवा रहे हो, आरबीआई में जमा हो जाते हैं क्या? किसी का खाता है क्या आरबीआई में? कोई हो तो बताओ भाई, किसी का आरबीआई में खाता है क्या कोई? अच्छा, चलो आप लोगों का कहाँ से होगा, आपको कोई मिला आज तक जिसका आरबीआई में खाता है? नहीं, वो तो मोदी जी ने खुलवाया था है ना। लेकिन लेकिन कोई मिला? कुल मिला के अच्छा, तभी बोला गया है कि आरबीआई जो है ना, इनके लिए, कमर्शियल बैंकों के लिए क्या, एसेट इन डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन, एसेट इन डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन। क्योंकि आरबीआई ये काम नहीं करती, आरबीआई ये काम नहीं करती। चलिए, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, हाँ जी, बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, और सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ कि कमर्शियल बैंक पब्लिक के टच में रहे, कमर्शियल बैंक पब्लिक के टच में रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक के टच में रहे, है ना। और कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करने का काम किसको दिया गया? अब जरा 15 मिनट फोकस रहिए, कॉन्सेप्ट स्टार्ट है, 100% फोकस यहाँ। अच्छा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक को ऑपरेट करता है बेटा। कमर्शियल बैंक के ऊपर हेड जो है वो आरबीआई को बना दिया। कमर्शियल बैंक के जो भी काम है, जो भी जैसे भी हैं, मतलब रूल्स और रेगुलेशन क्या बनाने हैं क्या नहीं बनाने हैं, ये काम किसको सौंपा गया? ये काम सौंपा गया बेटा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अच्छा, अब जरा समझिएगा बेटा, कमर्शियल बैंक क्या है, बिजनेस कर रहा है, कमर्शियल बैंक बिजनेस करता है, ये पब्लिक के डायरेक्ट टच में है। कमर्शियल बैंक, जैसे सपोज कीजिए कि हमने राम से पैसे ले लिए, और राम ने देखा कि यार 20,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिया, तो ऐसे करके क्या हुआ, राम ने श्याम को बताया, श्याम ने भी पैसे जमा कर दिए, श्याम ने मोहन को बताया, उसने भी बहुत सारे पैसे जमा कर दिए। तो बेटा कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारे पैसे आने लगे। अब तो बिना बैंक के हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, जो भी पैसा है सब बैंक में जमा कर रहे हैं, बात समझ रहे हो। कमर्शियल बैंक के पास बेटा बहुत सारे पैसे आने लगे। अब कमर्शियल बैंक लोन देंगे तो किसको लोन देंगे, बात समझना। आप बोलेंगे सर बिजनेसमैन को लोन देंगे, तो बिजनेसमैन तो इंडिया में है ही नहीं इतने। अब ये समस्या आ गई बेटा कि कमर्शियल बैंक के पास इतना पैसा आ गया है
और वो हर व्यक्ति को फ़ोन कर करके बोल रहे हैं कि भाई लोन लोन की आपको मतलब आपको लोन का ऑफर आ रहा है, कार ले लो, घर ले लो। बात समझ रहे हो? हर कोई कहीं ना कहीं किस हिसाब से क्या। अच्छा, अगर पब्लिक जैसे कार की डिमांड करे, जरा समझना, कार की डिमांड करे, अब कार कितने की आ रही है बेटा? 10 लाख रुपए की कार आ रही है, 10 लाख रुपए की कार आ रही है, 10 लाख रुपए की कार आ रही है, तो बेटा ये 10 लाख एकदम से इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम है ना? तो इसलिए क्या, लोग पहले कार की डिमांड कम करते थे, लेकिन जब से ये फाइनेंस फैसिलिटी आई, एसबीआई ने बोला एसबीआई ने बोला अगर कार खरीदनी है आप खरीद लो, केवल 1 लाख रुपए देने हैं, 10 लाख नहीं देने, 1 लाख देने, बाकी 9 लाख रुपए फाइनेंस करा लो और ईएमआई देते रहना, ईएमआई आराम से देते रहना, आराम से चुकाते रहना। बेटा एक आपने कभी सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि पड़ोस का मकान बिक रहा था 5 लाख का, अब वो कितने का हो गया? वो 50 लाख का हो गया, है ना? ये तमाम केस हैं, ये रेट एकदम से बढ़े, मतलब कार और इनकी डिमांड एकदम से। पहले कहाँ, पहले में बेटा एक आध कॉलोनी में एक आधी कार हुआ करती थी, आज से 15-20 साल पहले मान लो ज़्यादा। अब क्या है, अब लगभग ये है कि बेटा इतनी ज़्यादा डिमांड है कि कार है ही काफ़ी, अब तो सड़कें कम पड़ रही हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये डिमांड किसने बढ़वाई? ये डिमांड बेटा बढ़वाने में मेन रोल किसका था? मेन रोल था कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को खूब पैसे दिए और पब्लिक ने खूब डिमांड करी। अच्छा, जब जब डिमांड बढ़ती है, जरा ध्यान से सुने, जब जब डिमांड बढ़ती है ना बेटा, तो इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। जब जब महंगाई आती है ना, जब जब डिमांड बढ़ती है, महंगाई कैसे आएगी? महंगाई कैसे आएगी? लोगों के पास पैसा होगा खरीदने के लिए, तो ही तो महंगाई आएगी। अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं तो महंगाई आगे कर क्या लेगी? क्या समझ रहे हो? तो लोगों के पास पैसा था, लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए महंगाई आ रही थी, इसलिए इन्फ्लेशन था। कोई समस्या? अच्छा, जब इन्फ्लेशन आती है तो लोग गवर्नमेंट को चिल्लाते हैं कि इतनी महंगाई आ गई, सरकार कर क्या रही है? और सच्चाई ये, सरकार कर भी क्या सकती है, जरा समझें। जैसी महंगाई आती है तो लोग क्या है कि गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, ठीक है? इन्फ्लेशन आया तो लोगों ने किसको? गवर्नमेंट को ब्लेम किया। गवर्नमेंट किसके ऊपर बैठी हुई है? आरबीआई के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने देखा महंगाई ज़्यादा आ रही है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंच गया है, ज़्यादा महंगाई आ रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगी, भाई साहब क्या कर रहे हो, महंगाई आ रही है ज़्यादा, कंट्रोल करो महंगाई को। क्या आरबीआई कंट्रोल कर सकता है महंगाई को? आरबीआई नहीं कर सकता कंट्रोल। क्यों? जनता को पैसे कौन बांट रहा है? कमर्शियल बैंक। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया थोड़ा कि क्या मेन इशू है? मेन इशू ये है कि कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा पैसे बांटे, जनता को पैसे बांटे, जनता ने डिमांड करी, डिमांड से आ गई इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है? फिर गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को कि भाई महंगाई कंट्रोल करो, महंगाई कंट्रोल करो, ये गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को। तो आरबीआई अब महंगाई कंट्रोल कर रही है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, ये हमें समझना है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी। हाँ जी, आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? आरबीआई जिस तरीके से कंट्रोल करती है ना, हम उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, हम उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कैसे कंट्रोल करेगी? कमर्शियल बैंक। हाँ जी, अब जरा समझिए कि आरबीआई किस तरीके से कंट्रोल करती है। आरबीआई जानती है इस बात को बेटा कि कमर्शियल बैंक ही मेन जड़ है महंगाई के लिए, इन्फ्लेशन के लिए। क्यों? ना कमर्शियल बैंक जनता को पैसे देंगे और ना जनता डिमांड करेगी और ना महंगाई आएगी। आरबीआई जानती है कि मेन जड़ कौन है? ये कमर्शियल बैंक। और आरबीआई ये जानती है कि इनके पास अगर पैसा रहेगा, कमर्शियल बैंक के पास, तो ये नाटक करेंगे, ये लोगों में बांटेंगे। क्यों? क्योंकि इनका तो काम ही, बिजनेस ही है ये, पैसे बांटना। बात समझ गए? इसलिए अब आरबीआई साजिश करती है। साजिश खैर मतलब थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब ये समझ में आए। साजिश तो खैर वो होती है जो छिपी हुई थी, लेकिन ओपन है, ये ओपन साजिश है, सबको मालूम है, खासतौर से कॉमर्स स्टूडेंट को तो मालूम होना चाहिए। आरबीआई क्या करती है? आरबीआई साजिश करती है।
किस बात की साजिश करेगी? कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएं, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाए, आरबीआई इसके लिए साजिश करती है। ठीक है, और वो जो साजिश करती है ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी है। जैसे सबसे पहली साजिश क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन। सबसे पहली साजिश ये ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? आरबीआई अपने शेयर्स बेचती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अपने शेयर्स बेचती है। अच्छा, जैसे ही आरबीआई के शेयर्स बिकते हैं ना, बिकना चालू होते हैं, तो कौन खरीदेगा? आप लोग खरीदोगे क्या आरबीआई के शेयर्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स आरबीआई अपने शेयर्स बेचेगी तो कौन खरीदेगा? खरीदेगा। हाँ, अच्छा बात समझना, हमें खरीदने से कोई फायदा तो होना नहीं है। अगर एसबीआई खरीदेगी, सपोज करो एसबीआई खरीदे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई अगर खरीद लेगी ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, एसबीआई अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेगी, ठीक है, तो किसकी चलेगी? फिर एसबीआई की चलने लग जाएगी। सपोज करो, वैसे तो बिक नहीं रहा, अगर कॉमर्स वर्ल्ड के कभी शेयर्स बिके, ठीक है, वैसे तो सपोज, मैं सभी कह रहा हूँ सपोज करो, बिकेंगे नहीं, लेकिन सपोज करो कि कभी बिके, ठीक है, और आप में से किसी ने 51% शेयर्स खरीद लिए, है ना, आप में से किसी ने 51% शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, तो बेटा रात को 9 बजे भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा मुझे। बात समझना, क्यों? क्योंकि भाई कॉमर्स वर्ल्ड के ओनर कौन हो गए? फिर आप लोग ही तो हो गए। बात समझ गए? वो क्या कर रहे हो? अच्छा, तभी मैं कह रहा हूँ बिकेंगे नहीं कभी, ठीक है। लेकिन एक जनरल बात समझना, बात ये है कि अगर कोई, किसी के ज़्यादा शेयर्स हैं, एक जनरल एग्जांपल समझो, किसी के अगर ज़्यादा शेयर्स हैं तो बेटा उसकी सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और आरबीआई अगर किसी की बात मानने लग जाए तो इससे बढ़िया बात हो क्या सकती है? बात समझ रहे हो? इसलिए बेटा क्या होता है, जैसे ही आरबीआई के शेयर्स इशू होते हैं ना, आरबीआई सिक्योरिटीज इशू करती है, वैसे ही ये कमर्शियल बैंकों में होड़ लग जाती है उसके शेयर्स खरीदने की। कमर्शियल बैंकों में होड़ लग जाती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें। अच्छा, अभी तक जैसे अगर मैं बोलूं कि एसबीआई के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं, है ना, उसके पास सबसे ज़्यादा बैंक है, मतलब शेयर्स हैं। और एसबीआई की इंडिया में भी सबसे ज़्यादा ब्रांच हैं, इंडिया में छोड़ो, एसबीआई की अब्रॉड, ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज़्यादा ब्रांच है। क्यों? एसबीआई के पास सबसे ज़्यादा शेयर है। एसबीआई आरबीआई के पास जाएगी, भाई साहब एक लंदन में ब्रांच खोलने की सोच रहे हैं, आरबीआई मना करेगी क्या? बोल लो यार कोई बात नहीं, 29% शेयर होल्डिंग मैंने कभी पढ़ा था, अब हो सकता है और ज़्यादा कम हो गई हो। अब एसबीआई के पास 29% शेयर समथिंग आरबीआई के थे। बात समझ रहे हो ना? अब वो ऐसी कंडीशन में एसबीआई पहुंचे वहाँ पे कि हम लंदन में ब्रांच खोल रहे हैं, अमेरिका में ब्रांच खोल रहे हैं, है ना, तो इस तरीके से ऐसे ऐसे ब्रांच खोल रहे हैं, तो खोल लें क्या? तो आरबीआई मना करेगी क्या? तो क्या कि पाकिस्तान छोड़ कर जाएगा, खोल लेना, है ना, बाकी कोई समस्या नहीं है। बात समझ गए? अच्छा, इसीलिए क्या होता है बेटा, जैसे शेयर्स बिकना चालू हुए तो कमर्शियल बैंकों में क्या हुआ? कमर्शियल बैंकों में होड़ लग गई। किस बात के लिए? कि आरबीआई के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद लें। और जब होड़ लग गई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने के लिए, तो जो आरबीआई की साजिश थी कि इनके पास पैसा कम हो जाए, कम हुआ क्या पैसा कमर्शियल बैंक के पास? कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा था वो कम हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि कमर्शियल बैंक आरबीआई की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीदने में लग गए। तो जो पैसा था, अब तो कमर्शियल बैंक के पास दो ऑप्शन है कि आरबीआई के शेयर्स खरीद लें या पब्लिक में पैसा बांट दें। तो यहाँ पे क्या करेंगी, बैंक क्या करेगी? शेयर्स खरीदना चालू कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली जो पब्लिक के पास पैसा जो देना था वो कम हो गया। क्लियर हुआ? कोई समस्या? हमने बात करी कि भाई मेन जड़ ये है कमर्शियल बैंक, इनके पास पैसा रहेगा तो ये पैसे बांटेंगी, और जितना ज़्यादा ये पैसे बांटेंगी उतना ज़्यादा महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन आएगी, ये वाला इशू है। तो
ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इनकी जेब से पैसे निकलवाएं, कमर्शियल बैंक की जेब से पैसे निकलवाएं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब कि हमें वो कोशिश करनी है कि कमर्शियल बैंक की जेब से पैसे निकलें। क्लियर है? तो कमर्शियल बैंक की जेब से पैसे कैसे निकले? सबसे पहला क्या किया, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में शेयर्स बेचने चालू कर दिए आरबीआई ने, और जैसे ही आरबीआई ने शेयर्स बेचे तो कमर्शियल बैंकों ने शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदे, पैसे खत्म हो गए। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अब कमर्शियल बैंक ने शेयर्स खरीद के पैसे यहाँ पे, जो इनके पास पैसा था वो कहाँ, शेयर्स में लगा दिए। तो फिर क्या होगा, पब्लिक को पैसा बांट ही नहीं पाएंगे, और फिर जब पब्लिक के पास पैसा नहीं आएगा तो पब्लिक डिमांड नहीं कर पाएगी। आपने कई बार सुना होगा कि वो कहते हैं ना, लोन लेना मुश्किल हो गया है, लोन लेना अब आसान हो गया है। कई बार इस प्रकार की बातें होती हैं कि अब लोन लेना आसान हो जाएगा। वो क्यों आसान हो जाएगा? इनके पास पैसा खूब है तो ये खूब पैसे बांटेंगे तो लोन लेना आसान हो गया। इनके पास कम पैसा है, इनके पास, कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है, तो फिर क्या होगा, फिर तो यही होगा कि लोन लेना जो है ना, वो मुश्किल हो जाएगा। ये सिलेक्टेड लोगों को लोन देंगी कमर्शियल बैंक। कोई समस्या? चलिए, पहला तो हुआ हमारा क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्लियर है? सेकंड जो है, रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो, अच्छा क्या होता है बेटा, कुछ पैसा जो है, रेशियोज वगैरह, रिजर्व रेशियो, तमाम रेशियोज हैं बेटा, तमाम तरीके के रेशियोज हैं। तो जो पैसा, कुछ अमाउंट ऑफ फंड है, ये कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखना पड़ता है। अच्छा कैसे? एक एग्जांपल देता हूं बेटा। क्या हुआ, नए नए एटीएम खुलना चालू हुए अपने इंडिया में, समझते चलना, नए नए एटीएम खुलना चालू हुए अपने इंडिया में। और जैसे कि अपनी भोली वाली जनता है इंडिया में, बाई चांस अगर एटीएम में से पैसे खत्म हो गए, दिल्ली में ये किस्सा हो चुका है, एक एटीएम से पैसे खत्म हुए और किसी ने अफवाह उड़ा दी कि अरे वो बैंक के पास पैसे खत्म हो गए। उन्हें ये पता ही नहीं था उस टाइम पे कि भाई पैसे लाके पहले वो एटीएम में भरेंगे तभी तो निकलेंगे। भोली वाली जनता अपनी, है ना, तो उन्हें मालूम ही नहीं था। अच्छा, किसी ने अफवाह उड़ा दी, आईसीआईसी बैंक की घटना है। हम लोग उस टाइम पे कोचिंग वोचिंग तमाम दुनिया भर के, तो रात को मैं बताता ना 9 बजे तक क्लासेस ही चलती थी। तो 9 बजे क्लास खत्म हुई, लौट रहे थे 10 साढ़े 10 बजे, मतलब देखा लाइन लग रही है आईसीआईसी बैंक की एटीएम के सामने, अच्छी खासी लंबी लाइन। तो ये क्या चक्कर है, ये क्या चक्कर है? तो उस टाइम पे मतलब किसी ने बताया कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसके पास पैसे, आईसीआईसी बैंक के पास पैसे खत्म हो गए। अच्छा ऐसा भी होता है क्या कि आईसीआईसी बैंक के पास पैसे खत्म हो गए? और हुआ क्या, किसी ने अफवाह उड़ा दी तो सब लोग एटीएम से पैसे निकालना दनादन चालू, और दनादन एटीएम खाली होना चालू। और जैसे एटीएम खत्म हो जाए तो ये और ज़्यादा बात हो जाए, हाँ यार देखो वो भी एटीएम खाली हो गया, ये भी एटीएम खाली, इनके पास पैसे खत्म हो गए। सच्चाई ये थी बेटा कि आईसीआईसी बैंक बेटा उस टाइम पे इंसॉल्वेंट हो जाती, जिस हिसाब से लोग पैसे निकाल रहे थे ना। अच्छा क्या होता है, बात समझना, अपन ने यही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि बैंकें क्या करती हैं, राम से 1 लाख रुपए लिए और यहाँ पे अंबानी को 1 लाख रुपए दे दिए, बिजनेसमैन को 1 लाख रुपए दे दिए। तो राम जब 1 लाख रुपए अपने लेने पहुंचेगा तो इनके पास है क्या? जब राम 1 लाख रुपए लेने पहुंचा तो बैंक के पास 1 लाख रुपए हैं क्या? बैंक के पास तो है ही नहीं, उसने आगे बिजनेसमैन को दे दिए। सच्चाई यही कि बैंक के पास तो पैसे रहते नहीं है, थोड़े बहुत रख लेते हैं कि कोई आएगा तो उसका वो करते चलेंगे। इस चैप्टर में समझेंगे हम, इस चैप्टर में बैंकों के बारे में ही समझना है हमें। तो थोड़े बहुत रख लेते हैं कि कोई आएगा तो भाई चलो उसको पैसे दे देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था, पैसे अगर थोड़े बहुत कम पड़ जाए तो पड़ोस की बैंक से भी मंगवा लेते हैं,
है ना। तो ये सब तो चलता रहता है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पैसे लेने आ जाएंगे तो फिर तो ये मान के चलो कि इंसॉल्वेंट हो जाना है। तो बेटा ये स्थिति बन गई, ठीक है, कि 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 2 दिन के अंदर सब पैसे निकाले जा रहे हैं, पैसे निकाले जा रहे हैं। आईसीआईसी बैंक बेचारी क्या करे, कैसे करे पैसे, जो भी जैसे भी है। आरबीआई को आगे आना पड़ा, आरबीआई को बोलना पड़ा कि भाई साहब कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिस जिसको पैसे चाहिए आईसीआईसी बैंक के आगे लाइन मत लगाओ, हमारे सामने आ जाओ, हम पैसे दे रहे हैं उसको, लाइन में लग के। बात समझना, आरबीआई को बोलना पड़ा कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, जिस जिसका पैसा हम देंगे। और सबको मालूम है नोट छापने की मशीन किसके पास है। ऐसा हो सकता है कि आरबीआई पैसे ना दे पाए, है ना। ऐसा हो सकता है क्या कि आरबीआई पैसे ना दे पाए। इसीलिए बेटा आप समझो, अच्छा बुरा वक्त आया आईसीआईसी बैंक का तो किसने बचाया, रिजर्व बैंक ने बचाया। तो आरबीआई बोलती है कि भाई बुरा वक्त आता है तो कौन बचाएगा, हम ही तो बचाएंगे। तो सारा पैसा खर्च मत कर दिया करो, कुछ पैसा हमारे पास भी लाके जमा कर दिया करो, आरबीआई ये बोलती है ना। तो आरबीआई जो है, सपोज करो कि कमर्शियल बैंक है, इन्होंने अगर 1,000 रुपये कमाए, कमर्शियल बैंकों ने अगर 1,000 रुपये कमाए ना, तो बेटा 1,000 रुपये में से आरबीआई के पास कुछ पैसे जो है ना, आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिए जाएंगे, कुछ पैसे आरबीआई के पास रखवा देंगे सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। आप लोग भी कभी बड़े हो जाओ तो कुछ मतलब जो पैसे होते हैं ना वो पेरेंट्स के पास जमा करा दिए, बुरा वक्त आएगा तो कौन हेल्प करने वाला, वही हेल्प करने वाले, है ना। तो ठीक उसी हिसाब से क्या है, आरबीआई के पास पैसे जमा करा रही कमर्शियल बैंक में, कि कोई भी किसी प्रकार का बुरा वक्त आया तो भाई यही बचा लेंगे। बात समझ में आई, क्लियर, कोई दिक्कत। अगर आपने 1,000 रुपये कमाए हैं तो उसमें से कुछ पैसा जो है उसके पास जो है आरबीआई के पास जमा करवा दें। सपोज कीजिए लगभग कितना, 5% या 4% के आसपास, 4 या 5% के आसपास बोला जाता है कि ये पैसा आरबीआई के पास जमा करा दो। अगर 1,000 की जगह वो कर लें 100 रुपये कर लेते, समझने में और आसानी होगी। 100 रुपीज़ है तो बेटा 5 रुपये आरबीआई के पास और लगभग 20 रुपये 5 रुपये आरबीआई के पास जमा कराओ, और 20 रुपये ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब खर्च कर दिया, अपने पास भी रखो। सेविंग्स की आदत तो बेटा मतलब शुरुआत से ही, बचपन से ही बच्चों में डलवाई जाती है। बच्चे सेविंग कर लेते हैं, बैंक के सेविंग नहीं करेंगे क्या, बिना सेविंग के कोई बिजनेस चल सकता है, बिजनेस सेविंग के किसी प्रकार का कोई भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो क्या कहते हैं, अगर बाई चांस 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से 5 रुपये आरबीआई के पास रखवा दो, है ना। अच्छा, जो आरबीआई के पास रखवाते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो 20 रुपए कमर्शियल बैंक को बोला है तुम भी अपने पास रखो, सारे खर्च मत किया करो, इसको बोलते हैं एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर बोलते हैं, और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो।
अरे वो प्रॉब्लम है, वो बाहर लाइनिंग है ना, लाइन में दिक्कत हो रही है, मीटर में आग लग रही है उसके चलते। ठीक है, तो इसलिए उसको बंद कर दिया है, 80 करा लेंगे, कोई इशू नहीं है। और वैसे ही गर्मी लगते रहना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ठंडक में नींद आ जाती है। अरे अरे क्या है। अच्छा बताना, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? अगर नींद लग जाती तो मालूम नहीं होता है, कम से कम जग रहे तो मालूम तो है। हाँ, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन? आरबीआई अपने शेयर्स बेचेगी, शेयर्स बेचेगी तो कमर्शियल बैंक शेयर्स खरीदेंगे, शेयर्स की जगह सिक्योरिटीज लिखेंगे। हालांकि वो अब जब थ्योरी आएगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन इसमें है। क्योंकि क्या है बेटा, क्लास में कई बार कई सारी चीज़ें इस तरीके से बताई जाती हैं कि आपको याद हो। अब ये किस्से कहानियों में कोई चीज़ बताई गई है आपको, ठीक है, तो इसका मोटिव सिंपल ये है कि याद हो, बाकी थोड़ा घटना आगे पीछे हो सकती है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है। अरे रिकॉर्ड ही हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, उसके बाद लगे हो फोटो खींचने हैं। हाँ जी, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? एक्साइटेड में तो अभी बाकी है, कॉन्सेप्ट बाकी है। अच्छा सुनो, रिकॉर्ड करके, अच्छा देखो, अब क्या होगा, जैसे 5 रुपए, फोकस फोकस, 5 रुपए जरा, 5 रुपए में आरबीआई के पास रखवाना है, और 20 रुपए कमर्शियल बैंक अपने पास रखेगी। 100 रुपए में से 25 रुपए, 25 रुपीज़ तो ये रख ही लिए। इसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है, इसके बावजूद भी महंगाई बढ़ रही है। इसका मतलब 5 रुपए यहाँ रख दिए, 20 रुपए अपने पास रख दिए, इसके बावजूद भी, इसका मतलब इनके पास बहुत पैसा है, कमर्शियल बैंकों के पास, इसका मतलब इसके बावजूद भी बहुत पैसा है, तभी तो लोन दे रहे हैं, तभी तो महंगाई बढ़ रही है। बात समझ रहे हो? तो फिर क्या करेगी आरबीआई, क्या करेगी, ये 5 रुपए की जगह इंक्रीज कर देगी। ये काम करो, हमारे पास अब 5 रुपए नहीं, 8 रुपए जमा करा देना। अपने पास कितने रख रहे हो? 20 रुपए रख रहे हो, तो अब अपने पास कितने, 25 रुपए रखना चालू करो। बात समझ रहे हो? तो जैसे ही ये जो 5 रुपीज, ये जो कमर्शियल बैंक है, पहले आरबीआई के पास कितने ले जाके रखती है? कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास 5 रुपए रखती थी ले जाके, 5 की जगह अब 6 रुपए, 7 रुपए रखने लगेगी, 8 रुपए रखने लगेगी, तो इनके जेब से पैसे कम हो जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम हो जाएंगे। अच्छा, कमर्शियल बैंक अपने पास कितने रखती है? 20 रुपए। उनको बोल दिया जाए अब तुम्हें अपने पास 25 रुपए रखने हैं। जैसे 100 रुपए में से अभी क्या था, अभी स्टेटस ये था कि 100 रुपए में से भी 5 रुपए सीआरआर के और 20 रुपए एसएलआर के, 75 रुपीज, 75 रुपीज के बैंक लोन दे सकती है। अभी यही तो है। अगर ये बढ़ा दें कि अगर आपके पास 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें से 7 रुपए सीआरआर के रखने हैं, 23 रुपीज एसएलआर के रखने हैं, अब लोन कितना दे पाएंगे? अब 70 रुपीज लोन दे पाएंगे, लोन कम दे पाएंगे, अब लोन कम दे पाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो एसएलआर मतलब जो पैसा था कमर्शियल बैंकों के पास वो कम पड़ गया। कोशिश किस बात की जा रही है? कोशिश इसी बात की जा रही है, कोशिश इसी बात की जा रही है कि इनके पास पैसा कम हो, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो, कोशिश इस बात की जा रही है। कोई समस्या? तो इनके पास पैसा कम हो, ठीक है। अच्छा इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, जैसे 5 या 7 रुपए मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि ये तो थोड़ा सा समझाने के लिए बताना पड़ रहा है, नहीं तो बेटा ये पॉइंटों में बढ़ता है सीआरआर एसएलआर। सीआरआर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? बताओ जरा, कौन बता रहा है सीआरआर बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? सीआरआर बढ़ रहा है इसका मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। सीआरआर बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है। तो इसका मतलब अगर सीआरआर इकोनॉमी में बढ़ रहा है, जैसे कोविड वगैरह, ये एक आध दो अभी सिनेरियो मतलब बढ़ा था, ये 5-6 साल नहीं बढ़ाया था बेटा, बहुत टाइम नहीं बढ़ा था, आरबीआई ने कुछ टाइम पहले और उसको वो किया है, रिवाइज हुए हैं। तो बेटा ये कई सालों से नहीं बढ़ पाया, क्यों? क्योंकि कोई नहीं है। लेकिन जब ये बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? महंगाई कम करना है इनको, अगर ये बढ़ा रहे हैं तो। कोई समस्या? तो सीआरआर बढ़ जाएगा, एसएलआर बढ़ जाएगा,
तो कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा रहेगा, और कम पैसा रहेगा तो वो कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो कम डिमांड आएगी, कम डिमांड आ जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा बेटा, है ना। तो सीआरआर बढ़ जाए, एसएलआर बढ़ जाए, ये दोनों बढ़ जाते हैं तो क्या हो जाता है, बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, बैंकों के पास पैसा, ये लिखना है बेटा, पूरा लिखना है, लिखवाऊंगा, है ना। क्या लिखना है, सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ेगा, तो सीआरआर एसएलआर बढ़ा तो कमर्शियल बैंक के जो फंड्स हैं वो शॉर्ट रह जाएंगे, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम रह जाएगा, शॉर्टेज विद फंड्स, कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम हो जाएंगे, और जब कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स कम हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ये पूरा चेन इफेक्ट लिखना है, ये तो 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनेगा, हो सकता है 6 मार्क्स में, कई बार 6 मार्क्स में आया, 3 नंबर सीआरआर, 3 नंबर एसएलआर, करो एक्सप्लेन, है ना। तो सीआरआर एसएलआर केवल इतना लिख के छोड़ दोगे क्या, केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं बच्चे, सीआरआर जो आरबीआई के पास पैसे जमा कराते हैं, 100 में से मतलब कम से कम 60-70 कॉपी में तो सीआरआर एसएलआर के आंसर ही नहीं होते, मालूम ही नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा सर क्या है। पहले आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम समझना पड़ेगा। कायदे से देखा जाए तो आज हमने क्या किया है, बैंक एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट करती है पैसे, और उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर एसएलआर, एक क्लास लगी पूरी इसके लिए, है ना। तो सीआरआर एसएलआर जो है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या देखते हुए तो कितना लिख देते हैं, सीआरआर एसएलआर, कि भाई वो आरबीआई के पास पैसे जमा करा दिए वो सीआरआर, खुद हमारे पास रखने हैं तो वो एसएलआर, है ना। ये इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन लिखना क्या है, हमें क्या लिखना है, ये करना है कि सीआरआर, सीआरआर जो आरबीआई के पास पैसे जमा करा देते हैं वो सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। सीआरआर बढ़ता है तो क्या होता है, फिर ये लिखना चालू करो, सीआरआर बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक्स के पास फंड शॉर्ट हो जाएगा, कमर्शियल बैंक के पास फंड शॉर्ट हो जाएगा तो वो लोन कम देंगे, लोन कम देंगे तो डिमांड कम होगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। सोने से पहले 3 बार दोहराएं, सो के उठ के 3 बार दोहराएं, और आने से पहले 5 बार दोहराएं, क्योंकि पूछूंगा मैं कल, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में और इसको कंटिन्यू करेंगे।